हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के 5वें भाग के बारे में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न जो संबंधित है इस अध्याय से। तो चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं ये कौन से महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न हैं। तो पहला जो महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न है जो संबंधित है इस अध्याय से, वो है पृथ्वी की उत्पत्ति के आरंभिक सिद्धांतों में से किसी एक पर चर्चा करें। यानी यहाँ पे हमें किसी एक आरंभिक सिद्धांत के बारे में बताना है। तो हम यहाँ बताएंगे निहारिका परिकल्पना के बारे में, जिसे हम नेबुलर हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और यहाँ हम बताएंगे कि निहारिका परिकल्पना जो है वो सबसे पहले इमैनुअल कांट द्वारा दिया गया था और इस परिकल्पना को फिर से 1796 में लप्लास द्वारा संशोधित किया गया था। बाद में इस निहारिका परिकल्पना को फिर से 1950 में ऑटो स्मिथ और कार्ल विजर्स्कर ने संशोधित किया और इसे नाम दिया संशोधित निहारिका परिकल्पना। और ये संशोधित निहारिका परिकल्पना को हम यहाँ पे डिटेल में बताएंगे इस प्रश्न में। तो यहाँ हम बताएंगे कि संशोधित निहारिका परिकल्पना के अनुसार सूर्य जो है वो एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था। सौर निहारिका का मतलब हुआ सोलर नेबुला, और इसे हम ये चित्र के द्वारा बता सकते हैं कि यहाँ पे सूर्य जो है वो सौर निहारिका द्वारा घिरा हुआ है। और ये सौर निहारिका जो है वो बना हुआ था गैस से, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकण। अब इस सौर निहारिका में घर्षण हुआ और कणों के टकराने से एक चपटी तस्तरी के आकार का बादल का निर्माण हुआ। और इसे हम इस चित्र के द्वारा बताएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे कणों के घर्षण और टकराने से तस्तरी के आकार का बादल का निर्माण हुआ। और धीरे धीरे अभिवृद्धि पराक्रम के द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ अभिवृद्धि पराक्रम के द्वारा। और यही छोटे छोटे ग्रह जो थे उनमें गुरुत्वाकर्षण बल था, जिसके कारण वे आसपास के गैसों को और भी अपनी ओर आकर्षित करते गए और उनके आकार भी बड़े होते गए। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे ग्रह जो हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बड़े होते गए और ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस प्रश्न में हम लोगों ने बताया कि कैसे निहारिका परिकल्पना को देने वाले सबसे पहले कौन थे और धीरे धीरे इसमें कैसे संशोधन हुआ, और फिर हम लोगों ने संशोधित निहारिका परिकल्पना को विस्तार से बताया। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये पहला प्रश्न जो है वो समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। तो ये है पृथ्वी के विकास के विभिन्न चरणों को संक्षिप्त में समझाएं। तो यहाँ हमें बताना है कि कैसे पृथ्वी का उद्भव हुआ और कैसे विकास हुआ और इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, और इन चरणों को हमें संक्षिप्त में समझाना है। तो यहाँ हम बताएंगे कि कैसे पृथ्वी जो है जब उनका उद्भव हुआ था उस समय पृथ्वी एक चट्टानी गर्म और वीरान ग्रह था, और जिसका वायुमंडल जो था वो विरल था, और यह वायुमंडल बना हुआ था हाइड्रोजन और हीलियम गैस से। और पृथ्वी का विकास धीरे धीरे हुआ जब ये गर्म पृथ्वी जो है वो ठंडा होते गया और विभिन्न प्रक्रिया हुआ। और इसके विकास में 3 चरण है और इन तीनों चरणों को हम यहाँ समझाएंगे। तो पहला चरण जो है वो है स्थल मंडल का विकास, दूसरा चरण है वायुमंडल का विकास, और तीसरा चरण जो है वो है जल मंडल का विकास। तो यहाँ हमने बताया विभिन्न चरणों को जो संबंधित है पृथ्वी के विकास से। अब इन चरणों को हम संक्षिप्त में समझाएंगे यहाँ। तो पहला चरण जो है वो है स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर का विकास। तो यहाँ हम बताएंगे कि कैसे स्थल मंडल का विकास हुआ। तो पृथ्वी जो है वो पहले अस्थिर स्थिति में थी
और घनत्व में वृद्धि के कारण पृथ्वी के अंदर जो है वो तापमान का वृद्धि होने लगा, जिसके कारण घनत्व के आधार पे सामग्री जो है वो अलग होने लगी। यानी पृथ्वी जो है वो विविध सामग्री से बना हुआ था, जिसमें कुछ सामग्री का घनत्व जो था वो अधिक था और कुछ सामग्री का घनत्व जो था वो कम था। तो इस घनत्व यानी डेंसिटी के आधार पे सामग्री जो है वो अलग होने लगे। जैसे भारी सामग्री जो है जैसे लोहा और निकल वो पृथ्वी के अंदर जाने लगे और जो हल्का पदार्थ था वो पृथ्वी की सतह पे आने लगे। इसी प्रक्रिया के कारण पृथ्वी का जो है वो स्थल मंडल का विकास हुआ और इस स्थल मंडल में विभिन्न परतों का निर्माण हुआ, जैसे पर्पटी, प्रवार और क्रोन। और इन परतों को हम इस चित्र के द्वारा समझाएंगे। तो यहाँ हमने बताया स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ। अब हम बताएंगे कि कैसे वायुमंडल का विकास हुआ। तो प्रारंभिक वायुमंडल यानी जब पृथ्वी का उद्भव हुआ था उस समय जो वायुमंडल था वो वायुमंडल बना हुआ था हाइड्रोजन और हीलियम गैस से, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है। और ये वायुमंडल जो है वो सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर चला गया। यानी सौर पवन जो है वो अपने साथ ये प्रारंभिक वायुमंडल को उड़ा ले गए। तो ये था पहला अवस्था वायुमंडल के विकास में। अब दूसरे अवस्था में धीरे धीरे पृथ्वी जो है वो ठंडा होने लगा और इसकी ठंडा होने की प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी के अंदर से गैस और जलवाष्प निकलने लगे, जिन्होंने वर्तमान वायुमंडल का विकास किया। और तीसरी अवस्था में जब पृथ्वी ठंडा हो गया था और उस पे वायुमंडल का विकास भी हो गया था, उसके बाद पृथ्वी पे जीवन का विकास हुआ और ये जीवन के विकास होने के कारण पृथ्वी पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया शुरू हुआ और ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने भी वायुमंडल को संशोधित किया। तो यहाँ हमने बताया कि कैसे विभिन्न अवस्था में वायुमंडल का विकास हुआ। अब तीसरे चरण में हम बताएंगे जलमंडल का विकास कैसे हुआ। तो जब पृथ्वी ठंडा हो रहा था उस समय गैस उत्सर्जन प्रक्रिया हो रहा था, क्योंकि पृथ्वी के अंदर का तापमान जो था वो बहुत ज्यादा अधिक था और इस गैस उत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल में गैस और जल वाष्प जाने लगे। साथ ही साथ ज्वालामुखी विस्फोट के कारण और भी गैस जो है वो वायुमंडल में बढ़ने लगे और इसी समय पृथ्वी जो है वो ठंडा हो रहा था। तो पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ ये जो गैस और जल वाष्प थे जो वातावरण में जा रहे थे उनका संघनन शुरू हो गया, जिसके कारण बारिश शुरू हुआ और पृथ्वी के धरातल पे पानी जमा होने लगा और इस तरह महासागर का विकास हुआ, जिसे हम जलमंडल भी कहते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि कैसे जलमंडल का विकास हुआ। तो इस प्रश्न में हमने बताया कि कैसे पृथ्वी का उद्भव हुआ और पृथ्वी कैसा था जब पृथ्वी का उद्भव हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी का विकास कैसे हुआ और विभिन्न मंडलों का कैसे विकास हुआ। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये प्रश्न जो है वो भी समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। तो ये है पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह में अंतर बताए। मतलब यहाँ हमें बताना है कि पार्थिव ग्रह जिसे हम भीतरी ग्रह भी कहते हैं और जोवियन ग्रह जिसे हम बाहरी ग्रह भी कहते हैं उसमें अंतर बताएं। तो यहाँ हम बताएंगे कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। तो यहाँ बताएंगे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो हैं ये पार्थिव ग्रह हैं और पार्थिव ग्रह को हम भीतरी ग्रह भी कहते हैं और ये ग्रह पृथ्वी की भांति शैलों और धातुओं से बने हुए हैं और इनका घनत्व जो है वो भी अधिक है जोवियन ग्रह से, इसीलिए इन्हें हम पार्थिव ग्रह कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी की भांति शैलों और धातुओं से बने हुए हैं। अब हम बताएंगे कि बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो है ये बाहरी ग्रह हैं जिसे हम जोवियन ग्रह भी कहते हैं।
अब ये जोवियन ग्रह जो है वो गैस से बने हुए विशाल ग्रह होते हैं और इन ग्रहों पे हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ सघन वायुमंडल स्थित होता है, जबकि हमने देखा है कि भीतरी ग्रह में जो है वहाँ पे विरल वायुमंडल पाया जाता है। अब यहाँ हम बताएंगे कि ये पार्थिव और जोवियन ग्रह जो हैं वो एक दूसरे से क्यों अंतर हैं और कौन कौन सी परिस्थितियों के कारण ये अपने एक दूसरे से अलग हैं। तो पहला जो कारण है वो है कि पार्थिव ग्रह जो हैं उनका निर्माण जनक तारे यानी कि सूर्य के बहुत समीप हुआ, जबकि जोवियन ग्रह जो है उनका निर्माण जो है अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुआ, जिसके कारण पार्थिव ग्रह पे तापमान जो है वो अधिक था और इसीलिए इन पार्थिव ग्रहों पे गैसों का संघनन जो है वो आसानी से नहीं हो पाया और ये जो है वो छोटे आकार के बने, जबकि जोवियन ग्रह जो हैं जो सूर्य से दूर थे वहाँ पे तापमान कम था और इसीलिए वहाँ पे गैसों का संघनन जो है वो आसानी से हो पाया और ये जोवियन ग्रह जो है वो बड़े आकार के बने। तो ये था पहला परिस्थिति जो बनाता है इन पार्थिव और जोवियन ग्रहों को अपने एक दूसरे से अलग। दूसरा परिस्थिति जो है वो है कि पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह जो है उनमें सौर हवाओं की तीव्रता जो है वो अलग अलग थी, यानी पार्थिव ग्रह जो कि सूर्य के नजदीक था वहाँ पे सौर हवाओं की तीव्रता जो है वो अधिक थी, इसीलिए वो सौर हवाएं जो हैं वो अपने साथ इन पार्थिव ग्रहों के वायुमंडल को बहा ले जाते थे और इन ग्रहों पे विरल वायुमंडल पाया गया, जबकि जोवियन ग्रह जहाँ पे तापमान कम था वहाँ पे ये सौर हवाएं जो थी उनकी तीव्रता भी कम थी और इसीलिए इन जोवियन ग्रहों के वायुमंडल को ये सौर हवाएं जो थे वो अपने साथ नहीं बहा के ले गए, जिसके कारण इन जोवियन ग्रहों पे वायुमंडल जो है वो सघन वायुमंडल स्थित है। तो ये था दूसरा परिस्थिति। जो तीसरा परिस्थिति है वो है इनके गुरुत्वाकर्षण में अंतर होना, क्योंकि पार्थिव और जोवियन ग्रह जो है वो अपने आकार में भिन्न है, इसीलिए उनका गुरुत्वाकर्षण भी भिन्न है, जिसके कारण ये एक दूसरे से अलग हैं। तो ये थे तीन परिस्थितियां जिसके कारण ये पार्थिव और जोवियन ग्रह जो है वो अपने से एक दूसरे से अलग है। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, वो है बिग बैंग सिद्धांत को विस्तार से समझाएं। यानी कि यहाँ पे हमें बिग बैंग सिद्धांत को बताना है कि ये कब आया, इसको देने वाले कौन थे और इसमें क्या बताया गया है। तो यहाँ हम बताएंगे कि बिग बैंग सिद्धांत जो है वो आधुनिक सिद्धांतों में सबसे अधिक स्वीकृत सिद्धांत है और ये आया था 1920 में और इसको देने वाले थे एडविन हबल। और इस सिद्धांत में बताया गया कि आरंभ में ब्रह्मांड जो है जिस पदार्थ से बना हुआ है वो पदार्थ जो है वो अति छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पे स्थित थे और ये छोटे गोलक के पास अनंत तापमान और घनत्व था, लेकिन इसका वेग जो है वो कम था। तो धीरे धीरे इस छोटे से गोलक में भीषण विस्फोट हुआ और यह छोटा गोलक छोटे छोटे भाग में विभाजित हो गया और इसे हम ये साधारण चित्र के द्वारा बताएंगे और दिखाएंगे कि ये छोटा गोलक है जिसे हम सिमिलर एटम भी कहते हैं, जो ब्रह्मांड में स्थित था और इस छोटे गोलक में बहुत अधिक तापमान और घनत्व था, जिसके कारण इसमें विस्फोट हुआ और यहाँ हम देख सकते हैं विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण ये छोटा गोलक जो है वो विभिन्न भागों में विभाजित हो गया और इस विस्फोट प्रक्रिया से हमारा ब्रह्मांड जो है उसका बृहद विस्तार हुआ, क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे ये छोटे भागों के बीच की दूरी जो है वो बढ़ती गई, जिसके कारण हमारा ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और इसीलिए इस बिग बैंग सिद्धांत को हम विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। तो इस प्रश्न में हमने बताया कि बिग बैंग थ्योरी क्या है।
और इस वीडियो में हमने सीखा कुछ अभ्यास प्रश्न जो आधारित हैं इस अध्याय से, और ये अभ्यास प्रश्न जो है वो परीक्षा केंद्र बिंदु से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के साथ हमारा ये दूसरा अध्याय जो है पृथ्वी का उद्भव और विकास वो समाप्त हुआ, और अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे नया अध्याय। धन्यवाद।